Hello students, here we have the 16th part of unit number 1, some basic concepts of chemistry, and as you know, we are solving the exercise solutions of unit 1. So now let's continue. Now question 24, that is dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to this following equation. अब यहाँ पे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ओके दिस इज़ नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज जस्ट द इक्वेशन दैट इज़ गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड कि हमें मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अमोनिया दैट इज प्रोड्यूस्ड. मास ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा व्हेन वी हैव 2 × 10³ ग्राम्स ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्टिंग विथ 1 × 10³ grams of H2. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें मास ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है व्हेन वी हैव 2 × 10³ grams of N2 विच इज़ रिएक्टिंग विद 1 × 10³ grams of H2. सो दिस इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है इसे देखते पहले. 1 mole of N2 + 3 moles of H2 गिव्स व्हाट 2 moles of अमोनिया. ठीक है, ये तो मोल लैंग्वेज हुई. अगर मुझे इस पे से ग्राम्स पे जाना है सो मैं इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ. यहाँ पे वी हैव N2, तो 1 नाइट्रोजन इज़ 14, सो 2 नाइट्रोजन बिकम्स 28, राइट. मतलब ये 1 मोल ऑफ N2 को मैं 28 ग्राम्स भी लिख सकती हूँ. सो 28 ग्राम्स ऑफ N2 जब रिएक्ट करेगा, ये 3 × 6 मतलब 6 ग्राम्स ऑफ 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 28 ग्राम्स ऑफ N2 जब रिएक्ट कर रहे हैं आपस में तो कितना ग्राम्स अमोनिया दे रहे. दिस इज़ 14 + 15 16 17, सो दिस बिकम्स ओवरऑल 17 एंड 2 moles है, सो इंटू 2 विच बिकम्स 34 grams. ठीक है, so when we have 28 grams of N2, 6 grams of H2, they both will react with each other to form 34 grams of ammonia. ठीक है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें ये रिएक्शन करना है तो हमें इतना ग्राम्स रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगा. ओके, अब हमें गिवन कितना है उस पे जाते हैं. सो हमें गिवन है कि N2 हमारे पास है 2 × 10³ ग्राम्स. ठीक है, एंड H2 कितना है हमारे पास, दैट इज़ 1 × 10³ ग्राम्स. ओके, अब हमें पूछा है कि NH3 कितना प्रोड्यूस होगा. अब NH3 कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे. जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही तो गवर्न करेगा कि रिएक्शन कहाँ अटकेगा, राइट. तो जो पहला काम है हमारे पास वो है कि इस N2 और H2 में से विल हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एट फर्स्ट. सो पहले वो देख लेते हैं. सो व्हेन वी हैव एज पर द इक्वेशन 28 ग्राम्स ऑफ N2, तब हमें 6 ग्राम ऑफ H2 चाहिए, राइट. अब हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 2 × 10³ मतलब इस 2 × 10³ को मैं 2000 ग्राम्स भी लिख सकती हूँ. सो अगर मुझे इतना ग्राम्स N2 गिवन है तब मुझे कितना ग्राम्स H2 चाहिए होगा. ओके, यहाँ पे से आपको H2 की वैल्यू मिल जाएगी. अब इस H2 की वैल्यू को जब आप कंपेयर करोगे जो गिवन अमाउंट है उससे, गिवन अमाउंट कितना है 1000. ओके, जब आप उससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे दैट इज़ दी N2. ऐसा क्यों, बिकॉज अगर हमने इसे कैलकुलेट किया, जैसे 28 ग्राम्स ने 6 ग्राम्स H2 चाहिए था, तब 2000 ग्राम्स में कितना ग्राम्स, तो जब आप उसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू दैट इज़ 428.6 ग्राम्स. ठीक है, अब हमें कितना गिवन है, हमें तो H2 गिवन है 1000 ग्राम्स और रिक्वायरमेंट कितने की है 428.6 ग्राम्स, तो ये तो हमें एक्स्ट्रा ही दिया है, राइट. अब एक चीज़ एक्स्ट्रा है, गिन के रिएक्शन में है सिर्फ 2 कंपोनेंट्स, एक है N2 और एक है H2. अब ये ज़्यादा दिया है मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये कम होगा. दोनों में से कोई एक ही तो लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा हमारा. इफ़ दिस इज़ इन एक्सेस तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, दैट इज़ N2. सो इन द फर्स्ट कंडीशन वी सी कि जो N2 है दैट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. सो अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा. इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में विल टेक कि 28 ग्राम्स N2 था तब हमने 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस किया था. ओके, तो अब हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 2000 ग्राम्स, तो 2000 ग्राम्स ऑफ N2 विल प्रोड्यूस हाउ मच अमाउंट ऑफ अमोनिया. ठीक है, तो आपको इतना ग्राम्स ऑफ अमोनिया मिलेगा. अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ पे N2 से ही क्यों डिसाइड किया, H2 से क्यों नहीं, बिकॉज H2 जो है वो एक्सेस रिएजेंट है. जो चीज़ कम पड़ती है वो रिएक्शन को अटका देती है,
राइट जो हमने एग्जाम्पल देखा था चीज़ सैंडविच वाला, चीज़ का स्लाइस अगर कम पड़ा मतलब सैंडविच आगे नहीं बन पाएगा चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ डिसाइड कर रहा है कि कितने सैंडविचेस बन रहे हैं. सो सिमिलरली ओवर हियर दिस N2 इज डिसाइडिंग कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज वो लिमिट कर जा रहा है, वो कंज्यूम हो जा रहा है पूरी तरीके से, उसके कंज्यूम होने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल नहीं है. सो दिस विल डिसाइड कि प्रोडक्ट कहाँ तक कितना पहुँचेगा. सो इसलिए हमने N2 से यहाँ पे आगे कंसिडर किया है कि जब 28 ग्राम्स ऑफ N2 है तो हमारे पास 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है. बट हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है 2000. तो 2000 ग्राम्स ऑफ जब N2 होगा तो दैट विल प्रोड्यूस अबाउट 8.57 ग्राम्स. ठीक है, आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा बराबर से. सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकेंड इज दैट विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड. यस, अगर N2 लिमिटिंग रह गया तो दूसरा तो एक्सेस है. अब एक्सेस जो रिएजेंट बचा H2, इसके पास N2 है नहीं तो ये बनाएगा क्या. सो H2 अनरिएक्टेड रह जाएगा एज इट इज. सो H2 विल रिमेन अनरिएक्टेड. नेक्स्ट इज इफ येस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास. यस, अगर H2 एक्सेस बच रहा है तो कितना बच रहा है. वेल वो भी चेक कर लेते हैं. हमें H2 चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड इक्वेशन 428.6 ग्राम्स. इतने H2 में हमारा काम हो जाएगा. बट हमें दिया कितना है, हमें 1000 दिया है. सो अब इतना आप कंज्यूम कर लोगे H2 और आपको गिवन इतना है, तो जो एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर है वो हम जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी. सो दैट इज़ द मास दैट इज़ अनरिएक्टेड विच इज़ अबाउट 571.4 ग्राम्स. ओके, सो this is the third. Okay, it's completed. Now question 25, that is how are 0.50 mole Na2CO3 and 0.50 molar Na2CO3 different. So 0.50 mole means what. इसके लिए तो पहले हमें मोलर मास पता होना चाहिए Na2CO3 का. तो लेट्स कैलकुलेट द मोलर मास. Na2CO3 दैट इज 2 times सोडियम दैट इज 23 प्लस 12 कार्बन का मास, देन 3 times ऑक्सीजन दैट इज 3 into 16. ठीक है, तो आपको ओवरऑल ये कहीं 106 के अराउंड वैल्यू मिलेगी. ठीक है, सो 106 ग्राम्स मतलब हमारे पास एक मोल में 106 ग्राम्स है Na2CO3 का. सो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे कि जब व्हेन यू हैव 1 मोल देन यू हैव 106 ग्राम्स ऑफ Na2CO3. सो यहाँ पे कितना मोल गिवन है 0.50. तो जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो ये आपको समवेयर अराउंड 53 ग्राम्स जितना वैल्यू मिलेगा. ओके, ये मतलब क्या हुआ कि 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 इज देयर इन दिस केस 0.50 मोल के केस में. अब जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज 0.50 मोलर. दिस कैपिटल M दैट इज मोलर. मोलर मीन्स मोलारिटी वाला मोलर. सो मोलारिटी मीन्स व्हाट, मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, सो वी हैव 0.50 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2CO3. मतलब क्या है कि इसका 0.50 मोल्स है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन में इतना मोल्स होगा. सो अब इतने मोल्स को अभी हमने कैलकुलेट किया 0.50 मोल्स में कितना ग्राम होगा, दैट वुड बी अराउंड 53 ग्राम्स. सो दिस इज द थिंग अबाउट मोल एंड मोलर. लेट्स सी द सोल्यूशन. दैट इज़ पहले तो मोलर मास कैलकुलेट किया, ओके 106, और उसके बाद 0.50 मोल जो था उससे कन्वर्ट किया ग्राम्स में, दैट इज़ 53. एंड देन 0.50 मोलर मीन्स व्हाट, दैट इज़ 0.50 मोल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो जब उसे ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो वी गेट 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. नाउ क्वेश्चन 26, दैट इज इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ O2, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर कुड बी प्रोड्यूस्ड. अब इस 10 और 5 को हम साइड पे रखते हैं. पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं कि हमारे पास डाईहाइड्रोजन है, डाई ऑक्सीजन है, एंड क्या दे रहा है, पानी दे रहा है, दैट इज H2O. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा. सो ओवर हियर वी हैव 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो इसे 2 कर देते हैं. ये 2 हुआ तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया. सो यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ एज पर दिस इक्वेशन अगर हम देखें तो 2 मोल्स ऑफ H2, जब 2 मोल्स है H2 का देन 1 मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1. ओके, सो जब 2 मोल्स ऑफ H2 है तब 1 मोल ऑफ O2 चाहिए होगा, सो दैट 2 मोल्स ऑफ H2O बने. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट वी हैव 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन. सो इफ दिस बिकम्स 10, सो ये हो जाएगा उसका हाफ, दैट इज 5. ओके, तो इट इज़ गिवन कि 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन है. ओके, बैलेंस्ड. ये 10 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा. जब ये 2 था तब ये भी 2 प्रोड्यूस हो रहा था, तो जब ये 10 होगा तो ये भी तो 10 ही होगा. सो यहाँ पे वाटर वेपर दैट इज प्रोड्यूस्ड इज 10 मोल्स. ठीक है, सो लेट्स सी द सोल्यूशन.
H2 and O2 react accordingly. Yes, this is the equation. Now, when two volumes of H2 react with one volume of O2 to produce 2 volumes of water vapor, so 10 volumes of H2 will react completely with 5 volumes of O2 to produce 10 volumes of water vapor. Okay. Next is convert the following into basic units. Okay, so this is in picometer. ये picometer में है. This is microsecond. This is milligrams. तो इन्हें हमें उनके basic unit में लाना है. जिससे we'll solve this one. Now this is picometer. तो इसे पहले pico को हम निकाल देते हैं. That is 28.7 into 10 to the power minus 12 meters. ठीक है. Meter is the basic unit. So ये हो जाएगा इसका converted form. That is in basic unit. So let's see the solution. Yes. 28.7 पिकोमीटर्स है, मतलब 28 इंटू 10⁻⁻12 होगा. नाउ दिस 28.7 इंटू 10⁻⁻12 एंड इस वैल्यू में कुछ डिफरेंस नहीं है. इट्स जस्ट कि हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है. अगर आप पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर दो, दैट इज इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाएगी. ओके, सो इट वुड बिकम -11. सो वो हमने इस टर्म्स में लिखा है. सो अगर आप लिखो कि 2.87 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स या तो 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स, ये दोनों सेम ही है. इट्स जस्ट पॉइंट शिफ्ट करने का डिफरेंस है. ओके, एंड सिमिलरली यू कैन सॉल्व दी अदर 2 क्वेश्चंस ऑल्सो. यहाँ पे माइक्रो सेकेंड गिवन है. सो इस माइक्रो को हटाने के लिए हमें 10⁻6 लगाना होगा. सो विल गेट द आंसर. देन दिस इज इन मिलीग्राम्स. तो पहले मिली को हम ग्राम्स में ले जाएंगे, ग्राम से फिर हम किलोग्राम्स में जाएंगे. सो यूल गेट द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 28. Which one of the following will have the largest number of atoms? Okay, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा largest number of atoms हो गए. So हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें. We have 1 gram of AU. AU is what? Gold. ठीक है, जब गोल्ड है तो हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है. ओके, इट साउंड सो गुड ना, 1 ग्राम गोल्ड है हमारे पास. सो वी हैव 1 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए. अब अगर गोल्ड का मास है 197, ठीक है, जब 197 ग्राम्स होगा तब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 1 मोल गोल्ड है. राइट, मतलब 1 मोल मीन्स 197 ग्राम्स. तो इस 1 ग्राम्स में कितने मोल्स हो रहे होंगे. एंड अगर मैं मोल्स की बात करूँ, सिंपली मैं अगर एटम्स की लैंग्वेज में ले जाऊँ, सो दिस मीन्स वॉट कि जब 197 ग्राम्स है, यस आई सेड 1 मोल इज 197 ग्राम्स. ठीक है, विच मीन्स वॉट कि इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे. राइट, वी नो दिस कि 1 मोल है कोई भी चीज़, मतलब उसका पर्टिकुलर मोलर मास होगा एंड उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. दैट इज़ द एवोगैड्रोस नंबर. अब हमारे पास क्या इतना ग्राम है? नहीं, हमारे पास 1 ग्राम गिवन है. सो 1 ग्राम में कितना होगा? सो सिंपली 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 197. आपको जो जवाब मिलेगा दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ गोल्ड. ठीक है, एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ सोडियम वैसा ही होगा. यहाँ पे भी 1 ग्राम ऑफ सोडियम है, तो सोडियम का मास इज़ 23. सो व्हेन यू हैव 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, तब हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है. ओके, तो हमारे पास 1 ग्राम गिवन है, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई. सो यहाँ पे जो जवाब मिलेगा दैट वुड बी द नंबर ऑफ एटम्स विद सोडियम. वैसे ही लिथियम का, वैसे ही क्लोरीन का. सो इन सब को जब हम कंपेयर करेंगे, विल गेट द आंसर मैक्सिमम इन लिथियम. ठीक है, दैट इज 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज. Now question 29, that is calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fractions of ethanol is 0.040. So हमें mole fraction given है ethanol का, that is NC2H5OH NC2H5OH plus moles of H2O. ठीक है, अब मेरे पास मोल फ्रैक्शन है इथेनॉल्स के, मतलब इथेनॉल का जो सोल्यूशन है ना, दैट इज़ 0.040 मोल फ्रैक्शन है उसका, दैट इज़ गिवन. अब यहाँ पे ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का है वो मुझे मिला है 0.040. इस वैल्यू को देख के पता चलता है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को देख के पता चलता है कि ये कितना कम है फ्रैक्शन में. राइट, मतलब हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शंस है, अब कितने भी कॉम्पोनेंट्स हो पूरे सोल्यूशन में, जब हम सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1. राइट, चाहे वो 3 कंपोनेंट हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, उन सब का जब हम मोल फ्रैक्शन सम अप करेंगे, सबके मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू जो टोटल वैल्यू होगी मोल फ्रैक्शन की वो तो 1 ही आनी चाहिए, ये हम जानते हैं. सो इस वैल्यू को देखो, दैट इज़ 0.040. ये कितनी छोटी वैल्यू है.
एंड हमें पता है कि कंपोनेंट्स तो सिर्फ दो ही है, एक इथेनॉल है और एक पानी है, इन दोनों से मिलकर सोल्यूशन बनाया है। सो यहाँ पे जब आप इसे 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपको कुछ मिलेगा अबाउट 0.96, ठीक है। मतलब इतना जो मोल फ्रैक्शन है वो पानी का है और बाकी का 0.040 ये इथेनॉल का है। सो इससे खुद पता चलता है देख के कि ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस इथेनॉल मोल फ्रैक्शन। मतलब इस सोल्यूशन में इथेनॉल का कंटेंट बहुत कम है और पानी ही मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा कम है इथेनॉल, ठीक है। सो ये चीज़ इतने पॉइंट से तो क्लियर हो गई। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि मोलारिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इथेनॉल का हमें मोल फ्रैक्शंस गिवन है। अब मोलारिटी इज़ व्हाट, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट। अब अगर मैं मोल्स फाइंड आउट कर लूँ इथेनॉल के, ये जो वैल्यू गिवन है इथेनॉल की, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, नॉट द मोल ऑफ इथेनॉल, ठीक है। सो मोल अगर मुझे मिल जाए पर लीटर्स तो मुझे मोलारिटी मिल जाएगा। सो उस चीज़ के लिए पहले तो सबसे पहला काम कि हमें मोल्स ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब टारगेट तो है हमारा मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट करने का। अब उस चीज़ के लिए अगर हम इस सोल्यूशन को एट डाइल्यूशन मान लें, बिकॉज अभी हमने देखा कि जो पानी का फ्रैक्शन है दैट इज़ 0.96 एंड इथेनॉल इज़ 0.040, तो ये तो ऑलरेडी बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वी आर हैविंग 1 लाख, ठीक है। उस 1 लाख में से अगर आप 1 रुपये किसी को दे दो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे भी ये बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। सो इसे हम निगलेक्ट करते हुए इस सोल्यूशन को डाइल्यूट मान लेते हैं। मतलब डाइल्यूट है मतलब पानी ही मैक्सिमम होगा उसके अंदर। सो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर 1 लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है, अगर हम इसे डाइल्यूशन पे मान रहे हैं। सो अगर 1 लीटर पानी है तो मैं उस 1 लीटर पानी का मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर बिकम्स मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोलर मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे H2O का, दैट इज़ 18, ठीक है। अब मास कैसे मिला 1000 का? सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 लीटर गिवन है मतलब उसको अप्रॉक्सीमेटली हम 1000 ग्राम्स मान के चल रहे हैं, ओके। सो 1000 ग्राम्स अपॉन 18 ग्राम पर मोल, इसे जब आप टोटल करोगे तो यू गेट 55.55 मोल्स, ठीक है। किसके मोल्स है ये? 1 लीटर पानी के मोल्स है, ठीक है। सो अब पानी के मोल्स हमें मिल गए, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे हमें ये तो गिवन था, ये वाली वैल्यू हमें मिल गई, तो हम इथेनॉल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपको इस तरीके से इथेनॉल के जो मोल्स है ना वो मिल जाएंगे। सो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 2.31 मोल्स, ठीक है। सो यहाँ से हमें इथेनॉल के मोल्स मिल गए। अब यहाँ पे आप लीटर ऑफ सोल्यूशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा? बिकॉज हमने वो चीज़ तो यहाँ पे ही कवर कर ली ना, 1 लीटर पानी वाला केस लेके। सो मोलारिटी इज मोल्स अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन एंड दैट लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कंसिडर्ड ईयर ओनली, ठीक है। सो अब हमें कोई नीड नहीं है कि इसे हम किसी और लीटर ऑफ सोल्यूशन पे काउंट करें, इसलिए ये जो मोल्स मिले ना ये हमारे पर लीटर ही है, ठीक है। सो अब मोल्स अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट? मोलारिटी। सो इट बिकम्स 2.31 मोलर सोल्यूशन, ओके। So that is how you solve such question. Now the next question, that is question 30. What will be the mass of 112C atom in grams? ठीक है, तो अब हमारे पास जो एटम्स की लैंग्वेज है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस वैल्यू बिकॉज इट इज़ नेसेसरी कि आपको ये वैल्यू याद हो। सो दिस एवोगैड्रोस वैल्यू, इसका मतलब क्या? इतने एटम्स है कार्बन के, तो दैट मीन्स कि उसके पास 12 ग्राम्स होगा, ठीक है। अब हमें कितने एटम्स की बात पूछी है? 1 एटम। एक एटम जब होगा तो उसका कितना ग्राम होगा? तो दैट बिकम्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 इंटू 12 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। सो द आंसर दैट यू गेट वुड बी द मास ऑफ 1 एटम। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू गेट, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। जस्ट इमेजिन ये कितना छोटा वैल्यू है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 31. Okay, so how many significant figures? Okay, this is a simple question. Should be present in the following. हम पहला वाला ही सॉल्व कर लेते हैं खाली। सो यहाँ पे आप देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऐसे टर्म्स में जो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है हम उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं कि हमें उसके टर्म्स में जवाब चाहिए होता है। सो यहाँ पे द लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू दैट इज दिस वन विथ ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी दिस वन। सो यहाँ पे क्योंकि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो इसका जो ओवरऑल जवाब होगा ना वो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही डिनोट करना होगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। द लीस्ट प्रिसाइज टर्म दैट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विच इज़ 0.112, ओके। सो आंसर शुड बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसका जो ओवरऑल आंसर होगा उसे हम 3 में ही बताएंगे। सो दैट्स द फर्स्ट आंसर। बाकी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 32.
Now use the data given below to calculate the molar mass of naturally occurring argon. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये डेटा गिवन है, मतलब आर्गन के अलग अलग आइसोटोप्स गिवन है एंड पूछा है कि इसका मोलर मास क्या होगा. सो वी नो मोलर मास के लिए सिंपली हम इनका अबेंडेंस इनटू देयर आइसोटोपिक मोलर मास और उन सबको हम ऐड करते हैं. सो इसका अबेंडेंस इनटू दिस मास प्लस ये अबेंडेंस प्लस इट्स मास एंड वापस ये तीसरी वैल्यू को भी हम ऐड करेंगे. सो ओवरऑल यूल गेट दी मोलर मास. सो यहाँ पे वही गिवन है, मोलर मास ऑफ आर्गन अबेंडेंस इनटू द मोलर मास ऑफ दैट आइसोटोपिक स्पीशीज. सो इन सबको ऐड करने पे वी गेट 39.948 ग्राम्स पर मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 33. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, दिस इज सिंपल. हम एक सॉल्व कर लेते हैं. 52 मोल्स ऑफ हीलियम, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए. सो कोई भी वैल्यू गिवन है ना, सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू पे जाओ. 1 मोल ऑफ हीलियम, उसके अंदर कितने एटम्स थे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. ठीक है, जब हीलियम का 1 मोल होगा तो उसके अंदर इतने एटम्स हो गए. अब हमें कितना गिवन है, 52. सो 52 मोल्स पे कितने एटम्स हो गए. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर. लेट्स सी द सॉल्यूशन. जो पहला है दैट इज 1 मोल ऑफ हीलियम, उसमें इतने एटम्स, तो 52 में कितने, सो वी गेट 3.131 इंटू 10⁻25 एटम्स. नेक्स्ट इज 52 यू ऑफ He, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए. सो दिस यू मीन्स व्हाट, यूनिफाइड मास. ओके, हीलियम का मास होता है 4u, मतलब जब 4u यूनिफाइड मास होगा देन विल हैव 1 एटम ऑफ हीलियम. अब हमारे पास कितने, 52. सो 52 में कितने एटम्स हो गए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 4u इज़ 1 एटम ऑफ He, तो 52u कितने एटम्स हो गए, सो वी गेट 13 एटम्स. एंड वैसे ही हम इसके बाद वाला दैट इज़ 1 मोल ऑफ He, दैट इज़ 4 ग्राम्स, उसमें इतने एटम्स, तो 52 ग्राम्स में कितने हो गए उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 34. वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. एक फ्यूल गैस है जिसके अंदर हमें पता है कि उस गैस के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही है. ठीक है, अब जब इसका एक स्मॉल सैंपल हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो 3.38 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 0.690 ग्राम्स ऑफ वाटर देता है. इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलता. मतलब दिस इज फिक्स के प्रोडक्ट में CO2 मिल रहा है एंड H2O मिल रहा है. ठीक है, एंड इनके मास दिए कि इतना ग्राम CO2 मिल रहा है एंड इतना ग्राम्स पानी मिल रहा है. अब ये अश्योर किया है कि इसके अलावा देयर इज़ नो अदर प्रोडक्ट. नाउ अ वॉल्यूम ऑफ 10 liters दैट इज मेजर्ड एट STP, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर of this welding gas is found to weigh around 11.6 grams. एंड हमें पूछा है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, इसका मोलर मास क्या होगा एंड मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा. सो अब सबसे पहली चीज़ तो कि हमारे पास मास गिवन है कि कितना CO2 है एंड कितना पानी है, और ये चीज़ फिक्स कर दी है कि उसके अंदर सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब CO2 है तो इस CO2 में क्योंकि कार्बन है तो हम कार्बन का मास निकाल सकते हैं, एंड H2O है तो इस H2O के अंदर हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हैं. अब ये कैसे होगा, तो CO2 दैट इज़ CO2 का मास होता है 44 ग्राम्स, राइट. सो जब 44 ग्राम CO2 है तो उसके अंदर एक कार्बन है, मतलब कितना, 12 ग्राम कार्बन है. ओके, सो जब 44 ग्राम CO2 है तब उसके अंदर 12 ग्राम्स कार्बन है. अब हमारे पास कितना ग्राम CO2 दिया है, 3.38, तो 3.38 ग्राम्स जब CO2 होगा तो उसमें कितना ग्राम्स कार्बन होगा, तो हमें कार्बन का ग्राम मिल जाएगा. वैसे ही हम पानी का भी अमाउंट निकाल लेंगे, मतलब हाइड्रोजन का भी ग्राम निकाल लेंगे. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो हमें पता है कि कार्बन का 3.38 ग्राम्स है, मतलब CO2 का इतना ग्राम्स है, तो उस पर से हमने कार्बन निकाल दिया एंड हाइड्रोजन निकाल लिया. ओके, अब इन दोनों को टोटल करके इनका टोटल मास निकालना है कंपाउंड का. हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला काउंट करना है, तो इफ़ यू रिमेंबर तो परसेंटेज में जो होता है ना बाई मास, वो वैल्यू हमें चाहिए होगी. उस वैल्यू के लिए हमें टोटल तो पता होना चाहिए, तभी तो हम परसेंटेज निकालेंगे. परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल मास अपॉन टोटल मास इंटू 100. अब इंडिविजुअल मास तो मिल गया, यहाँ पे टोटल मास पता होना चाहिए. सो टोटल मास के लिए हमें इसे पूरा ऐड करना होगा इन दोनों वैल्यूज़ को. तो यहाँ पे व्हेन यू ऐड दीज टू वैल्यूज विल गेट 0.9985, दैट इज अप्रॉक्स 1. ठीक है, मतलब ओवरऑल कंपाउंड का इतना मास है. अब आप परसेंटेज काउंट कर सकते हो कार्बन का और हाइड्रोजन का इंडिविजुअली. सो कार्बन का जब फाइंड किया तो वी गेट 92.32 एंड वैसे ही हाइड्रोजन का तो 7.68. ठीक है, दिस इज परसेंटेज बाय मास. अब परसेंटेज बाय मास मिल गया तो इसे परसेंटेज है, मतलब आउट ऑफ 100 है ये चीज़, राइट. सो
अब हम इसे 92.32% को 92.32 ग्राम्स गिन सकती हूँ मैं आउट ऑफ 100. सो अब मेरे पास इसका ग्राम है, एटॉमिक मास है, तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूँगी. तो मोल्स मिल गए. एंड इसके बाद क्या पैटर्न होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा मोल का उससे उन दोनों को डिवाइड करना है. तो इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, दैट इज़ 7.68. ओके, बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ओवरऑल 1 ही आएगा इसका जवाब. सो यू गेट 1 मतलब कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ रेशियो में है दैट इज़ 1:1. ठीक है. सो वी गेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एज कार्बन हाइड्रोजन. अब जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज़ गिवन कि 10 लीटर्स ऑफ गैस एट STP, उसमें इतना ग्राम्स है. तो ये जो गैस है उसका हमें मास कैसे मिलेगा. अब 10 लीटर में अगर इतना है, हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, ग्राम्स और लीटर्स का सोल्यूशन, लीटर्स का रिलेशन, दैट इज़ 22.4 लीटर्स जब होता है तो वो उसका स्टैंडर्ड मोलर मास होता है कि नहीं. हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि जब 22.4 लीटर्स किसी भी गैस का होगा तो उसके अंदर उसका स्पेसिफिक मोलर मास जितना ही ग्राम होगा. सो यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई होगा. अब क्योंकि वी हैव 10 लीटर्स ऑफ गैस एट STP विच इज़ अराउंड 11.6 ग्राम्स, तो स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज़ 22.4, उस पर कितना ग्राम्स होगा, वो जो ग्राम मिला ना, क्योंकि वो 22.4 लीटर्स पे आपने कैलकुलेट किया, मतलब वो उसका स्टैंडर्ड मोलर मास ही हो जाएगा. ठीक है. सो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 26 ग्राम्स एंड ये हो जाएगा मोलर मास. नाउ द एम्पेरिकल फार्मूला जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज CH, जो हमें यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला मिला, इस पे से हमें मास कैलकुलेट करना है, तो इट बिकम्स 13. अब हमारे पास मोलिकुलर मास है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास है, तो हम N का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सो मोलिकुलर मास दैट इज जो हमें यहाँ पे मिला 26 एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास जो हमें यहाँ पे मिला, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट दैट N फैक्टर वैल्यू विच इज़ 2 ओवर हियर. 2 का मतलब क्या, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, दिस इज C1 एंड H1, इसे आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द मोलिकुलर फॉर्मूला, सो दैट इज C2H2. ओके, दैट इज इन दिस केस इट वॉज ईथीन गैस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 35. कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 रिएक्ट्स विद एक्वेस HCl अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन. ये रिएक्शन हमें गिवन है कि इसके अकॉर्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ. नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl. मतलब इतना जो HCl होगा उसमें कितना CaCO3 रिक्वायर्ड है. चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सबसे पहला काम है कि हमें HCl जो गिवन है वो 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl गिवन है. मतलब इसका हमें एक नॉर्मल ग्राम चाहिए होगा पहले तो, बिकॉज तभी तो हम आगे कैलकुलेट कर पाएंगे. सो इस चीज़ के लिए नाउ ओवर हियर मोलर इज गिवन दैट इज 0.75 मोलर, राइट. अब ये जो मोलर है दैट इज 0.75 मोलर्स, दिस वैल्यू, दिस मीन्स वॉट कि 0.75 मोल्स हो गए इन 1 लीटर सोल्यूशन, राइट. मोलर का मतलब वही है. सो 0.75 मोल्स हो गए इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. अब हमारे पास इसके ग्राम्स निकालने हैं, तो जब वी हैव 1 मोल, व्हेन वी हैव 1 मोल HCl का, तो उसका मास क्या होता है उसमें, दैट इज 36.5 ग्राम्स, राइट. तो 0.75 में कितने ग्राम्स हो गए, सो यू कैन कैलकुलेट इट एज 24.375. ठीक है. मतलब 1000 ml में जो 0.75 मोलर हमें मिला, इसमें 0.75 मोल्स थे, राइट. तो 0.75 मोल्स, अब मोल इज़ व्हाट, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, दैट इज़ मास अपॉन मोलर मास. ओके. सो अब आपके पास मोल है, आपके पास मोलर मास है, तो यू कैन कैलकुलेट द मास, राइट. वही चीज़ की है यहाँ पे, दैट इज़ द आंसर इज़ 24.375. ठीक है. अब ये कब का केस हुआ, दिस इज द केस व्हेन दी वॉल्यूम इज 1000 ml. ठीक है. हम 1000 ml के टर्म्स पे बात कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे 75 मोलर था. ओके, दिस इज कैपिटल M. ओके, ये 1000 के टर्म्स में बात थी, लेकिन हमें कितना गिवन है, हमें तो 25 गिवन है. सो अगर 1000 में इतना मास है तो 25 में कितना होगा, सो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको जवाब मिलेगा 0.6844 ग्राम्स के अराउंड. ठीक है. सो ये हमें मिल गया मास ऑफ HCl. नाउ नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा दैट इज़ टू कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 विच इज़ रिएक्टिंग कम्प्लीटली, जो इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ रिएक्ट कर रहा है कम्प्लीटली. तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है over here that is 1 mole CaCO3 2 moles HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो इस हिसाब से रिएक्शन जा रहा है. दैट इज 1 mole CaCl2 1 mole of CO2 and 1 mole of H2O.
मतलब यहाँ पे जब 2 moles ऑफ HCl होगा, दैट इज़ 2 moles मतलब कितना ग्राम्स, 73 ग्राम ऑफ HCl जब होगा तो वो कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा 100 ग्राम के साथ. 100 कहाँ से आया, दैट इज़ द मास ऑफ CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 100 ग्राम्स. ठीक है, तो इस मोल वाली लैंग्वेज को ग्राम्स में लिखा है पहले तो. ओके मतलब 2 molar HCl दैट इज 73 ग्राम्स ऑफ HCl कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा 1 mole CaCO3 मतलब 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 के साथ. अब हमें कितना मिला, हमें मिला है 0.6844 ग्राम्स ऑफ HCl. तो इसे एक रिएक्ट करने के लिए कितना CaCO3 रिक्वायर्ड होगा, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सो यू विल गेट द आंसर एज 0.938 ग्राम्स. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 36. Chlorine is prepared in the lab by treating manganese dioxide, that is MnO2, with aqueous hydrochloric acid HCl according to this equation. ठीक है, एंड पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, एंड मैंगनीज का जो एटॉमिक मास है वो गिवन है. मतलब कितने ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ. तो लेट्स सी दी सोल्यूशन. अब जब 1 मोल MnO2 है, यहाँ पे जो इक्वेशन है एज पर दिस इक्वेशन, तो हमारे पास जब 1 मोल MnO2 है ना तब 4 मोल्स ऑफ HCl इज़ रिक्वायर्ड, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. तो 1 पे 4 का रेशियो है. 1 मोल MnO2 को कितना मोल्स चाहिए, 4 मोल्स ऑफ HCl चाहिए, राइट. मतलब MnO2 का जब आप मास कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट इट एज 87 ग्राम्स. ठीक है, मतलब 87 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा है दिस 4 इंटू 36 दैट इज़ 146. मतलब इतने 87 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा है 146 ग्राम्स HCl के साथ. ओके, दिस इज़ द स्टैंडर्ड कंडीशन. कहाँ से आया, इक्वेशन पे से आया जो हमें ऑलरेडी गिवन है. ओके, 87 ग्राम्स MnO2 होगा तब पूरा रिएक्शन 146 ग्राम्स ऑफ HCl को यूज़ करेगा. लेकिन हमें कितना ग्राम्स गिवन है, हमें गिवन है 5 ग्राम्स, तो 5 पे कितना यूज़ होगा, सो दैट इज़ 8.40 ग्राम्स.